Assalamu alaikum warahmatullah, dear students of class 10th. Today we are going to discuss some important points in chapter 1st, that is nationalism in Europe. These points are very important as they may be asked in the assessment which is being conducted by SIE Kashmir. So please have an attention. So पहला क्वेश्चन शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है. इन विच सेंचुरी डिड नेशनलिज्म इमर्ज इन यूरोप. यानी आपको ये बताना है कि यूरोप में नेशनलिज्म जो है इमर्ज कब हुआ, किस सेंचुरी में हुआ. इसके लिए आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे. यानी इन 4 ऑप्शंस में आपको जो लगेगा कि सही आंसर है तो इसमें आपको चूज करना है सही आंसर. जस्ट लाइक यहाँ दिया गया है 16th सेंचुरी, 20th सेंचुरी, 19th सेंचुरी, 17th सेंचुरी. चूँकि हमने ये पढ़ा है, आपने अच्छे से इसको अंडरस्टैंड किया है पहले से ही, तो आपको पता होना चाहिए कि नेशनलिज्म इमर्ज्ड इन यूरोप इन 19th सेंचुरी. सो 19th सेंचुरी इसका आंसर होगा. सेकंड पॉइंट, When did the French Revolution take place in France? यानी आपको ये बताना होगा कि फ्रांस में रेवोल्यूशन कब हुआ. आपको डेट बताना होगा. यहाँ डेट्स दिए गए हैं, सही डेट भी दिया गया है कि आपको इसमें से चूज करना होगा. तो आपको पता होना चाहिए कि इट वाज इन 1789 that French Revolution take place in France. So आगे बढ़ते हैं. तीसरा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आ सकता है एग्जाम्स में. हु वाज द किंग ऑफ फ्रांस एट द टाइम ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन. यानी फ्रेंच रेवोल्यूशन के वक्त फ्रांस का बादशाह कौन था. आपको सिर्फ उसका नाम बताना होगा. यानी आपको चूज करना होगा इन 4 ऑप्शंस में जो दिए गए होंगे. लिव 16 इसका सही आंसर है. लिव 16, क्योंकि हमने इसको पढ़ा है. लिव 16 was the king of the France at the time of French Revolution. चौथा क्वेश्चन, who was defeated by the combined forces of Britain, Russia, Prussia यानी Prussia and Austria in 1815 at Waterloo. यानी आपको ये बताना होगा कि जो बैटल ऑफ वाटरलू छेड़ी गई थी बिटवीन द कंबाइंड फोर्सेस, और आपको ये बताना होगा ये जो कंबाइंड फोर्सेस थे यानी ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया और ऑस्ट्रिया, इन्होंने इस बैटल ऑफ वाटरलू में किसको डिफीट दी थी. हमने ये पढ़ा है. इसका सही आंसर है नेपोलियन. यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर है. क्वेश्चन 5, व्हेन डिड द ट्रीटी ऑफ वीना टेक प्लेस. यानी आपको ये बताना है कि ट्रीटी ऑफ वीना जो साइन की गई थी तो कब साइन की गई थी. ये भी हमने पढ़ा है कि इमीडिएटली आफ्टर द बैटल ऑफ वाटरलू इन 1815 इसका आंसर आएगा. यानी इन 1815 ट्रीटी ऑफ वीना वाज साइन्ड. और छठा क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. Who among these was responsible for the unification of Italy. यानी इटालियन यूनिफिकेशन में किसने सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया. यानी आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं. मैज़िनी, कैवोर, गैरिबाल्डी, ऑल ऑफ दीज इसका सही आंसर है, क्योंकि मैज़िनी ने बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूशन किया. काउंट कैमिलिडो कैवर ने भी इसमें बहुत ही ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन किया. गैरिबाल्डी ने भी कंट्रीब्यूट किया. तो इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ दीज. क्वेश्चन नंबर 7 में बताया गया है व्हेन डिड द जर्मन यूनिफिकेशन टेक प्लेस. यानी जर्मन यूनिफिकेशन कब, यानी जर्मनी जो था, क्योंकि हम जानते हैं कि जर्मनी पहले यूनिफाई नहीं था, इट वाज डिवाइडेड. सो इसको यूनिफाई कब किया गया, यानी कब यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी हुआ था. 1871 इसका आंसर है. याद रखना 1871. क्वेश्चन नंबर 8, who was declared as the German Emperor after the unification of Germany. यानी आपको ये बताना होगा कि जर्मन यूनिफिकेशन के बाद जर्मनी का यूनिफाइड जर्मनी का बादशाह कौन बनाया गया.
4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको सही जवाब चुनना होगा। इसका सही जवाब होगा कैसर विलियम फर्स्ट। कैसर विलियम फर्स्ट इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, इन विच ईयर डिड द रिवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स टेक प्लेस? रिवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स आपको बताना होगा कि कब हुआ। 1848 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन 10, लेकिन ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है इसके बहुत ही कम चांसेस हैं एग्जाम्स में आने का। तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 बता रहा है हु प्ले द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल इन द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। काफ़ी अच्छा सवाल है कि आपको ये बताना है कि यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में, आपको इससे पहले बताया गया था कि यूनिफिकेशन ऑफ इटली में किसने सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया था, उसमें हमने लिखा था ऑल ऑफ द एबो। लेकिन यहाँ पर आपको बताया गया है कि यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल किसने प्ले किया था। आंसर है इसका ओटो वन बिस्मार्क। ओटो वन बिस्मार्क। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में बताया गया है व्हेन वाज द एक्ट ऑफ यूनियन पास्ड बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड विच रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। यानी आपको जो एक्ट ऑफ यूनियन पास किया गया था इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच, जिसकी वजह से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बना, आपको डेट बताना है कि ये एक्ट ऑफ यूनियन कब पास किया गया था। सही जवाब है इसका 1707। In 1707, the Act of Union was passed between England and Scotland. Fine. So question number 12. Question number 12 में बताया गया है Who took charge of France after the French Revolution? यानी फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद किन्होंने चार्ज फ्रांस में संभाली? नेशनल असेंबली, नेपोलियन, लुईस 16, स्टेट जनरल। इसका सही आंसर होगा नेशनल असेंबली, क्योंकि फ्रांस में नेशनल असेंबली के हाथों में सारा पावर आ गया था जब फ्रांस में रेवोल्यूशन आया, यानी लुईस 16 को हटाया गया था। सो क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है विच वन ऑफ दीज अंडरग्राउंड सोसाइटीज़ वाज फॉर्मड बाय ग्यूसेप, यानी जूसेफ मैज़नी भी इसको कहा जाता है। हम पढ़ेंगे यहाँ ग्यूसेफ मैज़नी, यानी ग्यूसेफ मैज़नी ने बहुत सारी अंडरग्राउंड सोसाइटीज़ बनाए थे। यहाँ पर कुछ अंडरग्राउंड सोसाइटीज़ का नाम दिया गया है। इनमें से आपको बताना है कि ग्यूसेफ मैज़नी की अंडरग्राउंड सोसाइटी कौन थी, यानी यंग जर्मनी, यंग इटली, यंग एशिया, यंग वर्ल्ड। यानी इसका सही आंसर होगा यंग इटली, जो कि यंग इटली एक सेक्रेट सोसाइटी थी जो यूसुफ मैज़नी ने बनाई थी। क्वेश्चन नंबर 14 हु अमंग दीज प्लेड ए ग्रेट रोल इन द फ्रेंच रेवोल्यूशन। यहाँ इनमें से आपको बताना है कि ये फिलोसफर्स थे। इन फिलोसफर्स में से यहाँ पर आपको 3 फिलोसफर्स का नाम बताया गया है। आपको ये बताना है कि इनमें से किसने सबसे अहम रोल फ्रेंच रेवोल्यूशन में अदा किया था, क्योंकि इन्होंने रूसो ने भी अहम रोल अदा किया था। Voltaire also played an important role in French Revolution. Montesquieu also played an important role. So इसका सही जवाब होगा all of these. All of these इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 में बताया गया है When did the Slav nationalists gather force in the Habsburg and Ottoman Empire? स्लेव नेशनलिस्ट्स ने हैब्सबर्ग और ओटोमन एम्पायर में ये मतलब स्लेव नेशनलिस्ट्स जो थे ये कब गैदर हो गए थे हैब्सबर्ग और ओटोमन, यानी ये इनका मिलाप हैब्सबर्ग और ओटोमन एम्पायर में कब हुआ था। इसका सही जवाब है 1905। क्वेश्चन नंबर 16 When did the Greek Revolution for Independence began? Very important question. A Greek Revolution यानी आज़ादी के लिए जो ग्रीस ने आज़ादी के लिए जो स्ट्रगल की थी, जिसको हम ग्रीक रेवोल्यूशन बोलते हैं, ये ग्रीक रेवोल्यूशन आपको बताना है कि कब हुआ था। 1821
इसका आंसर है, यानी 1821 ईस्वी में ग्रीस रेवोल्यूशन फॉर इंडिपेंडेंस शुरू हुआ था। और एक क्वेश्चन ये भी काफ़ी बार आ चुका है एनुअल एग्जाम्स में, हु वाज फ्रेडरिक सोरियो, यानी फ्रेडरिक सोरियो आपको बताना है कि ये कौन था, क्योंकि हम जानते हैं ही वाज ए फ्रेंच आर्टिस्ट, ये एक आर्टिस्ट था, यानी क्वेश्चन नंबर ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, फ्रेंच आर्टिस्ट हम लिखेंगे, ये एक आर्टिस्ट था। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 में ये बताया गया है कि हु फॉलोवर्ड द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन फॉर यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में ब्लड एंड आयरन एक पॉलिसी थी, ये किसने फॉलो की थी, यानी ये किसकी फॉलो थी, मतलब पॉलिसी थी, ब्लड एंड आयरन जो पॉलिसी थी ये किसकी पॉलिसी थी? गैरीबैडली, नेपोलियन, विक्टर इमैनुअल फर्स्ट, ये यहाँ पर विक्टर इमैनुअल फर्स्ट, डी बिस्मार्क, इसका सही जवाब है ओटो वन बिस्मार्क, जिसके बारे में हमने ऊपर जिक्र किया था। तो ओटो वन बिस्मार्क की एक पॉलिसी थी जिसका नाम था ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ दीज वाज एन ऑब्स्टेकल इन द वे ऑफ इटालियन यूनिफिकेशन, यानी इटालियन यूनिफिकेशन में सबसे बड़ी रुकावट क्या थी? स्मॉल स्टेट्स, रूल ऑफ फॉरेन कंट्रीज, पोप, ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दीज इसका सही आंसर है, क्योंकि स्मॉल स्टेट्स भी एक ऑब्स्टेकल थी, रूल ऑफ फॉरेन कंट्रीज भी एक ऑब्स्टेकल थी, पोप का राज भी ऑब्स्टेकल था, तो इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु बिकेम द किंग ऑफ यूनाइटेड इटली, यानी इटली को जब यूनाइट किया गया था, यानी जब इटली बना था तो पहला बादशाह इटली का कौन बन गया? जार निकोलस, विक्टर इमैनुअल, नेपोलियन, गैरीबैडली। इसका सही जवाब है विक्टर इमैनुअल। सो ये था हमारा आज का टॉपिक, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था, तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।